नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि भविष्य में आने वाली एक भी कहानी को आप मिस ना कर सको। आज की कहानी के लेखक हैं प्राची। तो बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। 2019 मुंबई। मूसलाधार बारिश के बीच दो युवक हाथ में छाता लिए सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बारिश को भी आज ही पड़ना था। अब तक तो फिल्म भी शुरू हो गई होगी यार, एक लगभग 26-27 वर्ष के युवक ने कहा। दूसरा युवक भी उसका समवय ही था। विशाल, एक शॉर्टकट पता है मुझे, अगर तू चलना चाहे तो बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। देख ले, मुझे नहीं लगता कोई टैक्सी या बस मिलेगी। दूसरे लड़के ने भी वाणी से अपना बचाव करते हुए कहा। तो बता ना सौरभ, हम उसी रास्ते से चलेंगे। आगे जाकर एक कब्रिस्तान है, उसके अंदर से होकर जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, नहीं तो आधा घंटा कहीं नहीं गया, शुरुआत की मूवी भी निकल जाएगी, सौरभ ने कहा। विशाल ने उसकी बात मान ली और दोनों उसी रास्ते पर चल पड़े। शाम का वक्त तो था ही, बारिश की वजह से अंधेरा भी घेर आया था। ऐसे में वह कब्रिस्तान और भी भयानक लग रहा था। हमने गलती तो नहीं कर दी सौरभ? ये जगह बहुत ही डरावनी लग रही है, विशाल ने चारों तरफ नजर मारते हुए कहा। जिस जगह मुर्दों को दफनाया जाता है वह जगह डरावनी तो लगेगी ही ना, पर तू डरेगा तो और भी ज्यादा डरावनी लगेगी। तेरे को बस सीधा चलने का है, सौरभ ने जल्दी जल्दी चलते हुए जवाब दिया। तभी जोरदार आंधी चलने लगी। आंधी इतनी भयंकर थी कि वे दोनों एक कदम भी आगे ना बढ़ पाए। अचानक सौरभ को एक झटका लगा और वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। यह देख विशाल डर गया। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई दरवाजा नजर ही ना आया। छाता आंधी की वजह से टूटकर एक तरफ गिर गया था, इसलिए कपड़े पानी से भीग गए थे। अचानक वह किसी से टकरा कर गिर गया। क्या छोकरे, इधर काहे को आया है? इतना खराब मौसम में तेरे को वॉक करने का है इधर? एक बूढ़ा चौकीदार उस पर चिल्लाया। गुस्सा काहे कर रहे हो? और विशाल ने उसे पूरी बात बता दी। तुम आजकल का छोकरा लोग अपने आप को बहुत साना समझता है। वापस जाओ इधर से, और फिर से यहाँ खाली पीली नहीं आने का। उधर रास्ता है, अभी कट ले, और इस ढक्कन को भी ले जा। चौकीदार उसको झड़क के दूसरी तरफ चला गया। विशाल ने गौर किया कि आंधी बिल्कुल शांत हो गई थी, सब कुछ सामान्य था, लेकिन बारिश अभी भी पड़ रही थी। अब तक रात हो चुकी थी। उसने सौरभ को उठाया और फिर से चलने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक विशाल को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। क्या यार सौरभ, तुझे ऐसे में मजाक सूझ रहा है? विशाल ने सौरभ को झड़क दिया। मैंने क्या किया? सौरभ ने आश्चर्य से कहा। विशाल चुपचाप चलने लगा। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इस बार सौरभ को मारने के उद्देश्य से वह पीछे पलटा, लेकिन सौरभ को वहां ना पाकर चौंक गया। वापस सामने मुड़ा तो अपने सामने एक लड़की को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस भयानक मौसम और जगह पर एक लड़की का होना उसे बहुत अजीब लगा। विशाल ने देखा वह कोई 16-17 साल की होगी। उस लड़की ने लाल रंग का सलवार कमीज पहन रखा था, जो उसके सांवले रंग पर जच रहा था। उसके बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, लेकिन उस पर जच रहे थे। एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो यह कि इतनी मूसलाधार बारिश में भी उसके कपड़े और बाल बिल्कुल सूखे हुए थे, जबकि विशाल पूरी तरह से भीगा हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी। तुम आ गए विशाल, बरसों बाद तुम्हें देखकर मेरी रूह को इतना सुकून मिल रहा है। मैं ही जानती हूँ, आओ अपनी माँ के सीने से लग जाओ। वह लड़की अपनी बाहें फैलाते हुए बोली। क्या बकवास है, मेरी कोई माँ नहीं है, मैं अनाथ आश्रम में रहता हूँ। विशाल को बहुत तेज गुस्सा आया। उसे लगा जैसे कोई उसके अनाथ होने का मजाक बना रहा है। अनाथ आश्रम में जाने वाला हर बच्चा किसी न किसी कोख से ही पैदा होता है विशाल। देखो मुझे, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हो, वही आंखें, वही चेहरा, वही रंग, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। लड़की ने इतने विश्वास से कहा कि विशाल भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो गया। तो तुम कहना चाहती हो कि मुझसे भी कम उम्र की लड़की होकर तुम मेरी माँ हो? विशाल ने सबसे जरूरी सवाल किया। आत्माओं की उम्र नहीं बढ़ा करती विशाल। उसका लहजा और भी सरद हो गया। विशाल थोड़ा डर गया।
तुम ये क्या बोल रही हो? हाँ विशाल, आज से 25 साल पहले मैं इस शहर में आई थी, पर शायद इस शहर को मेरा आना रास ना आया। एक दिन भी चैन से ना रह पाई मैं। इस शहर से बहुत उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन सिर्फ एक कीमती चीज मिली मुझे यहाँ, तुम। और कुदरत ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो? अब विशाल का डर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन एक आत्मा से बात करना वाकई एक रोमांचकारी अनुभव था। लड़की ने अपनी पूरी कहानी कहना शुरू किया। कानपुर, उत्तर प्रदेश, 1992। सुबह का वक्त। एक कच्चा गोबर से लीपा हुआ घर में लकड़ी का एक पुराना दरवाजा लगा हुआ है, जो बहुत जर्जर अवस्था में है। उसकी सांकल को खोलकर अंदर जाए तो एक बहुत ही बड़ा और खुला हुआ आंगन नजर आता है। पूरा आंगन मिट्टी से लिपा हुआ है। आंगन को पार करने के बाद 2 कमरे हैं, जिनके आगे एक लकड़ी का छप्पर डला हुआ है। छप्पर के नीचे बैठकर एक महिला चूल्हे पर खाना पका रही है। बीच बीच में अपने पति से बात भी करती जा रही है, जो छप्पर के बाहर एक टूटी सी चारपाई पर बैठा हुआ है। सारा दिन यूं हाथ पे हाथ धरकर बैठने से काम ना चलेगा। अगले दिन 16 वर्ष की हो जाएगी इंदु, कब ब्याह करोगे उसका? महिला ने तवे पर रोटी पलटते हुए सवाल किया। सारा दिन बैठा ना रहूं मैं, काम पर भी तो जाया करूं। एक तो वो ठेकेदार पैसे काट लेता है, ऊपर से तू झिकझिक कर रही है। अरे ब्याह के लिए लड़का ढूंढने जाऊं तो एक दिन की पगार कटेगी, जैसे तैसे गुजारा होता है। एक दिन की पगार काट कर तो और भी दिक्कत होगी। और फिर लड़के हाट में बिकते हैं क्या? कोई बिरादरी का लड़का बताए तो मैं देखने जाऊं। बीरू ने कहा। जिस दिन जाएगा उसी दिन की पगार कटेगी, तो क्या ब्याह ना करेगा छोरी का? महिला ने रोटियों को एक कपड़े में लपेटते हुए आगे कहा। अचार बांध दिया है साथ में, और ये कपड़ा वापस ले आना। कल की तरह अपनी खटारा साइकिल ना पोंछ लेना, कह देती हूँ। बीरू ने टिफिन लिया और काम पर निकल गया। महिला बाकी काम समेटने लगी। महिला का नाम सीमा है। घर में यही 3 प्राणी रहते हैं, फिर भी बढ़ती महंगाई और कम पगार के कारण जैसे तैसे गुजारा हो पाता है। इस वार्तालाप को इंदु अंदर से सुन रही थी। उसके अंदर कुछ टूट सा गया। दोपहर के वक्त उसने माँ से बात करने की ठानी। अम्मा, हमें शादी वादी ना करनी है, हमें कुछ बनना है। इंदु ने बड़ी हिम्मत करके अपनी बात रखी। क्या कहा? अरे शादी की उम्र तो निकल गई तेरी। तेरे बाबा को कोई काम टाइम पर नहीं करना होता, और ये क्या नई रट लगा रखी है? कुछ बनना है? क्या बनना है? सीमा ने गुस्से में पूछा। हमें हीरोइन बनना है। वो सिनेमा देखने जाते हैं तो पोस्टर लगा रहता है ना, श्रीदेवी का, वैसा बनना है। इंदु झिझकते हुए बोली। क्या? अरे माथा फिर गया है क्या? जानती है किस नजर से देखते हैं लोग उनको? और कैसे बनेगी तू हीरोइन? कौन बनाएगा तेरी जैसी कलूटी को हीरोइन? ऊपर से कोई डिग्री भी ना है तेरे पास। सीमा इंदु पर बिफर पड़ी। वह इंदु के काले रंग से वैसे ही परेशान रहती थी। इंदु को यह बात बिल्कुल पसंद ना थी। अम्मा, लोग तो गवार हैं, वे जानते ही नहीं कि ये भी कला है, और सिनेमा जाने के लिए कोई डिग्री ना लेनी पड़ती, बस प्रतिभा होनी चाहिए, और वो हमारे अंदर है। और सोचो अम्मा, तुम्हारी और बाबा की जिंदगी भी कितने आराम से कटेगी हमारी पगार से। पगार? तुम्हारी मति मार गई है क्या? अगर तू बन भी गई हीरोइन तो तुझे क्या लगता है, दुनिया के सामने अपनी बेपनाह खूबसूरती की नुमाइश करने के बाद तू कुबेर का धन भी जुटा ले तो हम उस पगार से ऐश करेंगे? बावली मत बन, हम गरीब अपना गुजारा कर ले, वही बहुत है। सीमा ने उसे झिड़क दिया। सीमा करवट बदल कर सो गई। इंदु को अपने रंग पर कसा गया यह तंज बिल्कुल पसंद न आया। उसने भी एक निर्णय लिया और चैन से सो गई। रात को खाना खाकर सीमा और भीरू तो सो गई, लेकिन इंदु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह चुपचाप उठी और एक पुराने से बक्से में से एक पोटली निकाली। अपनी शादी के लिए जोड़े हुए रुपयों की पोटली चुराते वक्त उसके हाथ कांपे, लेकिन अपने और अपने माँ बाप के सफल भविष्य के बारे में सोचते हुए उसने वह पोटली चुपचाप निकाल ही ली। धीरे से अपने घर का वह जर्जर दरवाजा खोला। आंखों में आंसू और मन में उम्मीद लिए वह निकल पड़ी एक अनजान सफर तय करने। वह सीधे मुंबई रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गई। कौन सी ट्रेन पकड़नी है यह उसने पहले ही पता कर लिया था। मुंबई तो वह पहुंच गई, लेकिन अब कहां जाना है और क्या करना है यह उसे ना पता था। एक तो अकेली थी, ऊपर से अशिक्षित,
एक टैक्सी वाले को रोक कर कहा, भाई साहब हमें वहाँ जाना है जहाँ फिल्मों के निर्देशक रहते हैं। आज ही मुंबई आई हो क्या मैडम? फिल्मों के निर्देशक? हा हा हा। टैक्सी वाले ने उसे ऊपर से नीचे एक नजर देखते हुए ठहाका लगाया। इंदु को उसका यह तंज पसंद न आया। हंस काहे रहे हैं? लोगों की मदद करना और उन्हें सही पते पर पहुंचाना तुम्हारा काम है। वह चिढ़कर बोली, तो सही पता बोलो ना मैडम, गलत पता बोलोगी तो हंसी ही आएगी। वैसे एक डायरेक्टर है ब्रिजमोहन खन्ना, उनका ऑफिस सबसे पास है और वह नए कलाकारों की तलाश में भी है। आपको हीरोइन बनना है क्या? इस बार टैक्सी वाला थोड़े नरम लहजे में बोला। इंदु ने झट से हामी भर ली। वह टैक्सी में बैठ गई। काफी देर तक वह डरी सहमी सी बैठी रही। टैक्सी वाला उसे बड़ी देर से घूर रहा था। घर से भागकर आई हो ना? अचानक वह इंदु से बोला। इंदु तो हैरान रह गई। हाँ मतलब नहीं नहीं, तुमको क्या? वह और भी डर गई। टैक्सी वाला ठहाका मारकर हंसा। अपन को कोई मतलब नहीं है, तुमको देखकर कोई भी बोल देगा कि तुम भाग कर आई हो। कुछ और भी ऐसी लड़कियां हैं जो पहले इस तरह आई हैं। टैक्सी वाले ने आराम से गाड़ी चलाते हुए कहा। फिर क्या हुआ? मतलब वो बन गई हीरोइन? इंदु ने सवाल किया। हीरोइन तो गिने चुने लोग ही बनते हैं, लेकिन काम उनको भी मिल गया था। किसी को बैकग्राउंड डांसर के रूप में तो किसी को सेट पर चाय बनाने का काम मिल गया था। लेकिन एक बात है मैडम, अगर आपके अंदर हुनर है और मन में कुछ कर गुजरने का हौसला है तो मुंबई आपको कभी खाली नहीं जाने देगी। ये इस विटल का दावा है। टैक्सी वाले ने इस बार गाड़ी के शीशे से इंदु को देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद विटल ने उसे ब्रिजमोहन खन्ना के ऑफिस के बाहर उतार दिया। अपनी पोटली में से उसे पैसे देने के बाद वह डरते डरते अंदर पहुंची। अंदर जाकर देखा बहुत सारी सजी सवारी और एक से बढ़कर एक लड़कियां वहां बैठी हुई थी। इंदु ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे जो उसने पिछले साल ही मेले से खरीदे थे। फिर भी वह सबसे अलग लग रही थी, या ये कहें कि सबसे कमतर लग रही थी। उसे अपने सादे से सलवार और कुर्ते को देखकर शर्मिंदगी हो रही थी। थोड़ी देर बाद उसे भी ऑडिशन के लिए बुलाया गया। अप्सरा जैसी दिख रही लड़कियों और अपने सस्ते कपड़ों को देखकर वह हीन भावना से ग्रस्त हो गई। उसका ऑडिशन बहुत खराब हुआ। कास्टिंग डायरेक्टर ने तो यह तक कह दिया कि सांवली लड़की के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। वह ऑफिस से बाहर तो आ गई, लेकिन अब कहाँ जाना है कोई पता ना था। विटल अभी टैक्सी लेकर वहीं खड़ा था। इंदु की नजर उस पर ना पड़ी, लेकिन विटल ने उसे देख लिया। उसे इंदु का उदास चेहरा देखकर सारा माजरा समझते देर ना लगी। उसने इंदु को जाकर रोका। एक दिन में कोई हेमा मालिनी नहीं बन जाती मैडम। नहीं, क्या सोचा था आपने? आप आओगी, ऑडिशन देकर सेलेक्ट हो जाओगी? अरे मेहनत चाहिए, आप इधर आओ। विटल ने इंदु को चाय की दुकान के पास आने को कहा। इंदु को सफर करते करते करीब 12 घंटे हो गए थे। थकान तो थी ही, तो वह मान गई। चाय पीते पीते सकी आंखों से आंसू बहने लगे। विटल भाई साहब, हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हमें भी नहीं पता। और आप कहते हो मेहनत करें, उसके लिए भी पैसा चाहिए जो नहीं है हमारे पास। तो क्या गरीबों को सपने देखने का अधिकार नहीं है? बोलिए। अगर प्रतिभा रंग रूप देखती तो भगवान हम जैसी काली लड़की को प्रतिभा क्यों देते, या हमें काली क्यों बनाते? ये महंगे ऑफिस में बैठकर किसी की किस्मत बनाने वाले जो आधे अधूरे कपड़े पहनने वाली लड़कियों को ज्यादा महत्व देते हैं, क्या जानेंगे असली प्रतिभा क्या होती है? उसका गुस्सा लफ्जों के जरिए बाहर आ गया। विटल कुछ बोलता उससे पहले ही एक गोली चलने की आवाज आई और इंदु कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। उसकी बाह से खून रिसने लगा। धीरे धीरे इंदु ने आंखें खोली तो अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। विटल उसके बगल में बैठा हुआ था। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उठ ना सकी। कोई जरूरत नहीं है, लेटी रह। एक रौबदार आदमी की आवाज सुनाई दी। ये बोटिया भाऊ हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, यही तुझे इतने बड़े अस्पताल लेकर आए हैं। विटल ने मुझे बताया। गोली भी तो अपन ही चलाया था, उस रौबदार आदमी ने मजाकिया लहजे में कहा। इंदु चौंक गई। तू सोच रही होगी ये साला है कौन जो मेरे को ऊपर पहुंचाने का प्लानिंग किया? देख, किसी की सुपारी ली थी, उसको ऑफ करना था, बोले तो मारना था, लेकिन तू बीच में आ गई। बोटिया ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हुए कहा, ले यह पैसे रख, डॉक्टर की फीस दे दी है, बाकी का जो इलाज हो करवा लेना। उसने इंदु को एक नोट की गड्डी देते हुए कहा, लेकिन इंदु ने वे पैसे नहीं लिए। वह एक टक बोटिया को घूरे जा रही थी।
क्या हुआ, कम है? ए घोंचू, इधर आ। उसने अपने एक आदमी को बुलाते हुए कहा, ये लड़की को और पैसे दे दे, और सुन, जब तक ठीक नहीं हो जाती तू इधर ही रहेगा और डॉक्टर की बाकी फीस भी देगा, समझा ना? आदमी ने हाँ में सर हिला दिया। 3 दिन तक इंदु अस्पताल में ही रही। उसके बाद धीरे धीरे उसने फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बोटिया के दिए हुए पैसों से वह 3 महीने तक काम चला पाई। विटल ने अपनी जानकारी में से उसे एक खोली दिला दी थी। सेट पर हल्के फुल्के रोल उसे मिल जाया करते थे, जिनमें से शायद एक भी रोल किसी फिल्म में ना लिया गया। हर बार उसका रोल कट जाता था। फिर एक दिन एक फिल्म स्टूडियो के बाहर बोटिया ने उसे देखा। उस वक्त वह उदास चेहरे के साथ स्टूडियो से बाहर आ रही थी। कैसी है? हाथ कैसा है तेरा? बोटिया ने अपने चिर परिचित अंदाज में पूछा। इंदु को वह गुंडा बिल्कुल पसंद ना था। वह कुछ ना बोली। बोटिया को उसका यह अंदाज ना जाने क्यों बड़ा भा गया। तूने बताया क्यों नहीं तेरे को हीरोइन बनने का है? मैं बनाता तुझे। देखिए, आपने हमारी जान लेने की कोशिश करके फिर हमारी जान बचाई, फिर हमें कुछ पैसे भी दिए जिनसे हमारा अब तक का गुजारा हो गया। लेकिन अब हमें कोई मदद नहीं चाहिए। हम अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं। पता तो चले एक बदसूरत लड़की को कितना तड़पाना चाहते हैं भगवान। उसका गुस्सा उसकी आवाज में झलक आया। शायद इस स्टूडियो से भी उसे बदसूरत कहकर निकाल दिया गया था। बोटिया को सारा माजरा समझ आ गया। उसने इंदु के बारे में एक निर्माता से बात की। हीरोइन की सहेली का ही सही, लेकिन उसे एक ठीक ठाक रोल मिल गया। फिल्म बनी और रिलीज भी हो गई। उसका काम इतना शानदार था कि उसे एक साथ कई फिल्मों के ऑफर आ गए। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ गई। बोटिया के एहसान तले दबकर वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसे पता चला कि बोटिया पहले से ही शादीशुदा है। यह पहला व्रजाघात था जो उस पर हुआ, लेकिन उसने सब्र कर लिया। धीरे धीरे बोटिया का असली रूप सामने आया। उसने कह दिया कि अब वह फिल्मों में काम नहीं कर सकती। यह सबसे बड़ा धोखा था। बोटिया ने सिर्फ उसका फायदा उठाया था। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी बढ़ती शोहरत के कारण कुछ निर्माताओं को परेशानी हुई। ये वही लोग थे जिनका बिस्तर गर्म करने के लिए वह इनकार कर चुकी थी, और उन निर्माताओं ने बोटिया को बड़ी रकम देकर उसका पत्ता साफ करवाने को कहा था। वह बोटिया की सच्चाई जानकर दंग रह गई। आज अम्मा अब्बा की बहुत याद आई उसे, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से वह माँ बनने वाली थी, इसलिए बोटिया के सामने उसने कुछ ना जाहिर होने दिया। बोटिया ने उसके बच्चे को मरवाने की बहुत कोशिश की और ना मरवा सका। जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह थोड़ा सा खुश हुआ, आखिर बाप तो था ही। लेकिन अगले ही दिन एक गोलीबारी में मर गया। उसकी बीवी और बच्चों ने बोटिया का यह घर भी छीन लिया और इंदु को उसके बच्चे सहित घर से बाहर निकाल दिया। कमजोर शरीर के साथ वह सड़कों पर छोटे बच्चे के साथ घूमती रही। कुछ दिनों में भूख प्यास से इसी कब्रिस्तान के बाहर दम तोड़ दिया। बच्चे का क्या हुआ नहीं जानती। बच्चे के बारे में जानने की तड़प लिए उसकी आत्मा आज भी कब्रिस्तान के बाहर घूम रही है। विशाल उसकी बातें सुनकर रोने लगा। उसे भी किसी ने कब्रिस्तान के बाहर से लाकर अनाथ आश्रम में छोड़ा था। वह दौड़कर इंदु के गले लग गया। इंदु का सर्द शरीर थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन विशाल के प्यार की गर्माहट से भीग गया। माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे अपने साथ ले चल। विशाल रोते रोते बोला, मैं तो जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी मुक्त होने के लिए तड़प रही है। तुझे देखने के लालच में मैं हर तेरी उम्र के बच्चे में तुझे ढूंढती हूँ। लोग मेरी वजह से यहाँ आने से डरते हैं। अब तुझे एक बार जी भर कर देखने की मेरी इच्छा आज पूरी हो गई। तूने मेरी आत्मा को आजाद कर दिया। बस एक आखिरी इच्छा है, हो सके तो अपने नाना नानी की खबर जरूर लेना। जो सहारा उन्हें मैं ना दे पाई तू जरूर देना, और उनसे कहना कि उनकी इंदु मरते दम तक उन्हें याद करती थी। यह कहकर इंदु धीरे धीरे गायब हो गई। विशाल वहीं बैठकर रोने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तुम आ गई माँ? वह खुशी से पीछे मुड़ा और सौरभ को देखकर उदास हो गया। कौन माँ? सौरभ ने आश्चर्य से पूछा। बारिश बंद हो गई थी, फिल्म भी अब तक खत्म हो चुकी होगी, इसलिए वे लोग अनाथ आश्रम आ गए। उसके दूसरे दिन वे सारी कैसेट खरीद ली जो उसकी माँ की फिल्मों की थी, जिनके बारे में खुद इंदु ने उसे बताया था। बीरू मर चुका था और सीमा बहुत बूढ़ी हो गई थी। विशाल अब उसके बुढ़ापे का सहारा बनकर उसके साथ रहने लगा था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के लेखक हैं प्राची। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो मैं आप सभी से मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।